हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 10th का अगला वीकली टेस्ट यानी कि 29 जून का सामाजिक विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आप लोग याद कर लीजिएगा। और टेस्ट से पहले और एक सेट आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूँगा, उसे देखना मत भूलिएगा। दोनों मिनट देख लीजिएगा, आराम से आपका फुल मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों का 29 तारीख को सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का वीकली टेस्ट है, जिसमें 10 एमसीक्यू क्वेश्चन और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? पहला ऑप्शन है जर्मनी का सम्राट, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस का सम्राट, तीसरा ऑप्शन है रूस का सम्राट, चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड का सम्राट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, फ्रांस का सम्राट। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? फ्रांस का सम्राट। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है नेपोलियन, दूसरा ऑप्शन है रूसो, तीसरा ऑप्शन है दिदरो, चौथा ऑप्शन है वोल्टेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रूसो। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, ज्यूसेपे मैत्सिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है 1802 जेनेवा में, दूसरा ऑप्शन है 1810 ईस्वी फ्रांस में, तीसरा ऑप्शन है 1812 ईस्वी इटली में, चौथा ऑप्शन है 1807 ईस्वी जेनेवा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा ऑप्शन है मोंटेस्क्यू, तीसरा ऑप्शन है दिदरो, चौथा ऑप्शन है वोल्टेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रूसो। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है मैत्सिनी का, दूसरा मेटरनिख का, तीसरा बिस्मार्क का, चौथा रूसो का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मेटरनिख का। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6ठा नंबर। देखिए 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? पहला ऑप्शन है 12 मार्च 1928 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 12 मई 1930 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 12 मार्च 1930 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 12 मार्च 1935 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की, 7 नंबर, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? पहला ऑप्शन है 1870 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1875 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन 1880 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन 1893 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर। जालियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? पहला ऑप्शन है जनरल डायर ने, दूसरा लॉर्ड रिपन ने, तीसरा जनरल विलियम ने, चौथा सर एडवर्ड ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा दी थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 20 जून 1931 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 16 अगस्त 1931 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 7 सितंबर 1931 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 10 नवंबर 1931 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 7 सितंबर 1931 ईस्वी, 7 सितंबर 1931 ईस्वी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, 10 नंबर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक हैं? बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक हैं? अथवा इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं? पहला डच, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा फ्रेंच, चौथा जर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, डच भाषा, डच भाषा। इसको आप लोग
याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 11 नंबर की ओर। बेल्जियम में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? पहला ऑप्शन है डच, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंच, तीसरा ऑप्शन है जर्मन, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो यहाँ पर देखिए ऊपर 10 नंबर का क्वेश्चन है, बेल्जियम में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोला जाता है? उसका आंसर होगा डच। लेकिन बेल्जियम में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डच तो बोला ही जाता है, फ्रेंच भी और जर्मन भी। ठीक है, जैसे इंडिया में बहुत सारा भाषा बोला जाता है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा भाषा बोला जाता है पूछा जाए तो हिंदी होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्वेश्चन है। बेल्जियम में वैसे सभी भाषा बोला जाता है, डच, फ्रेंच और जर्मन, लेकिन सबसे ज़्यादा डच भाषा बोला जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 12 नंबर की ओर। बेल्जियम में डचों की आबादी कितना प्रतिशत है? बेल्जियम में डचों की आबादी कितना प्रतिशत है? पहला ऑप्शन है 74%, दूसरा 52%, तीसरा 59%, चौथा 72%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 59%। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? पहला ऑप्शन नवीकरणीय योग्य, दूसरा जैव, तीसरा प्रवाह, चौथा अनवीकरणीय योग्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा अनवीकरणीय योग्य। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 14 नंबर, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पहला ऑप्शन है पुनः प्राप्ति योग्य, दूसरा मानवकृत, तीसरा अजैव, चौथा अचक्रीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पुनः पूर्ति योग्य, क्योंकि जब जब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के नज़दीक आएगा, ज्वारीय ऊर्जा हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, पुनः निर्मित हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 15 नंबर का क्वेश्चन, किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? पहला ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान, चौथा झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा गुजरात में काली मृदा पाई जाती है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि काली मृदा में कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं कमेंट चेक करूँगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट चेक कीजिएगा, कोई ना कोई कमेंट किया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 16 नंबर, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन सा है? वन है, जल है, पवन ऊर्जा है या इनमें सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा इनमें से सभी नवीकरणीय योग्य संसाधन है। वन एक बार कट के खत्म हो जाएगा, दोबारा पेड़ लगा सकते हैं। जल एक बार यूज करेंगे तो दोबारा पुनः धरती में वो नीचे चला जाएगा, फिर वापस हम लोग नलकूप के थ्रू से उसको यूज कर सकते हैं। पवन ऊर्जा नवीकरणीय योग्य है। इस प्रकार से इनमें से सभी ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए आप लोगों से 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ है? सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ है? तो इसका उत्तर देखिए, सत्ता की साझेदारी से देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास नहीं होता और सभी मिलजुल कर रह सकते हैं। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब और किसने शुरू किया? खिलाफत आंदोलन किसने और कब शुरू किया? तो इसका उत्तर देखिए, खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी को 2 अली भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, चौरी चौरा कांड क्या है? चौरी चौरा कांड क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, यह एक स्थान है जहां 1922 ईस्वी में सरकार के विरुद्ध सभा हो रही थी। छेड़खानी की कोई बात न होने पर भी पुलिस ने गोलियां चला दी। गुस्से में लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए रूढ़िवादी कौन थे? रूढ़िवादी कौन थे? तो इसका उत्तर देखिए, उदारवादियों के विपरीत रूढ़िवादी वे लोग थे जो यह मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक उच्च नीच, संपत्ति और परिवार को
बनाए रखना चाहिए। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, रूढ़िवादी कौन थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, निरंकुशवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर, देखिए, लेटेराइट मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखें। लेटेराइट मिट्टी की 2 विशेषता लिखना है। इसका उत्तर देखिए, लेटेराइट मिट्टी की 2 विशेषता, पहला, इसमें चूना और मैग्नीशियम का अंश कम होता है। दूसरा, नाइट्रोजन की कमी और फॉस्फोरिक एसिड की मात्रा अधिक होती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, आर्थिक विकास के लिए मानव जिन साधनों का उपयोग करता है वे सभी संसाधन कहलाते हैं, जैसे मिट्टी, वन, कल कारखाने। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर की ओर, मृदा किस प्रकार बनती है? मृदा किस प्रकार बनती है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए इसका उत्तर, मृदा का अपरदन कई प्रकार से होता है, जैसे पहला देखिए, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। दूसरा, ज्वालामुखी उद्गारों से। देखिए तीसरा, जैविक कारणों, जंतुओं और पौधों की क्रियाओं से मृदा बनती है। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी को याद करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेस्ट से पहले और एक सेट मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, उसे देखना मत भूलिएगा, उसे आप लोग देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा, तो आराम से आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।